आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जनादेश आ गया है और हम सब ने इलेक्शन के रिजल्ट्स देखे। एग्जिट पोल्स में जो बोला उसके बिल्कुल उलट आया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुशील सर हमारे साथ हैं और अब ये किसी तरीके के इंट्रोडक्शन के पात्र नहीं है। हमारे चैनल पे आपको पता ही होगा कि सर से हम ज्ञान लेते रहते हैं। सर ने मुझे बताया था कि सिद्धांत जो भी है बट इतनी ही सीटें आएंगी। सर की इस विषय में पीएचडी भी है। तो मैंने पूछा था सर से, मैंने कहा कि सर बट एग्जिट पोल्स कहता देख लेना। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि जितना सर ने बोला था एग्जैक्ट सिर्फ 2 सीट पीछे, मतलब उतनी ही सीट लगभग आई है। तो आज हम सर से जानेंगे इस इलेक्शन के बारे में और बीजेपी और एनडीए जो अलायंस है उसका फ्यूचर क्या है। बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। क्या इंडिया अलायंस टिकेगा? तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो सुशील सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, ये जो जनादेश आया है, पहले आप इस पे क्या बोलेंगे? मतलब एक तरीके से पूरा एग्जिट पोल्स में जो दिखा रहे थे उसके एकदम उलट। क्या सर आपका इसमें प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए सिद्धांत जी, भारत जैसे देश में एग्जिट पोल इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि यूरोपीय समाज के लिए तो एग्जिट पोल ठीक है, क्योंकि वहां पर समरूप समाज है, एक जैसा समाज है। लेकिन भारत में इतनी ज्यादा विविधता है पूरे देश में, और धार्मिक विविधता, जाति विविधता और सामाजिक विविधता। तो इसका परिणाम ये होता है कि जो आपका सैंपल होता है वो उतने वैज्ञानिक तरीके से लेकर के आप वैसा परिणाम नहीं दे पाते। तो इसलिए एग्जिट पोल कई बार, हाँ, हालांकि एग्जिट पोल से एक टेंडेंसी हमें समझ में आती है, एक प्रवृत्ति समझ में आती है कि जल्दी रुझान क्या रहा है। तो इस बार भी जैसा एग्जिट पोल ने इशारा किया कि एनडीए गठबंधन और बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है, लेकिन सीटें थोड़ी ज्यादा बताई और उसकी अपेक्षा सीटें थोड़ी कम आई हैं। जी सर, जो सीटें आई हैं, जैसे अब तो रिजल्ट साफ ही हो गया है, तो लगभग 240 के करीब बीजेपी को सीट मिली। और अगर हम उसमें टीडीपी और जेडीयू को मिला दें और बाकियों को मिला दें तो 292 के करीब आंकड़ा बैठ रहा है। और आपने, मुझे याद है कि एग्जैक्ट इसी हेर फेर में ही बताया था कि 295-96 के करीबी जो है वो सीटें आने वाली हैं। तो सर, सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, क्या वो मुख्य कारण रहे जिसकी वजह से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, या उलट रहा एकदम और रिजल्ट ने सबको सरप्राइज कर दिया? क्या वो मुख्य कारण? जी सिद्धांत जी, भारत में जिस प्रकार की हमारे यहाँ विविधता है, अलग अलग प्रदेशों की जो क्षेत्रीय राजनीति है, जहां तक देखिए उत्तर प्रदेश भी इतना बड़ा राज्य है तो यहाँ की भी क्षेत्रीय राजनीति 4 अलग अलग भागों में है। बुंदेलखंड की राजनीति अलग तरीके की है, पूर्वांचल की राजनीति अलग तरीके की है, अवध की राजनीति या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति। तो हर जगह अलग अलग प्रकार के ऐसे सामाजिक समूह हैं, ऐसी अलग अलग प्रकार की जातियां हैं कि जिनका जो चुनावी रुझान रहता है वो अलग अलग तरीके का रहता है। तो सिद्धांत जी, देखिए, पहली बात है कि भारत जैसे देश में जहां इतनी ज्यादा विविधता है, वहां पर कोई एक महत्वपूर्ण कारण किसी पार्टी की विजय का या पराजय का नहीं हो सकता है। दूसरी देखिए बात महत्वपूर्ण यह है कि चूंकि 10 साल से एनडीए गठबंधन लगातार सत्ता में है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 2 बार बड़ी ऐतिहासिक विजय मिली है। तो पहली बात तो देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है कि लगातार 10 साल में सत्ता में रहने के बाद चूंकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और एक ऐसा बड़ा सामाजिक समूह होता है, ऐसे लोग होते हैं जो सरकार की नीतियों का विरोध करने लगते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर था। लेकिन कोई एक कारण ऐसा नहीं था। देखिए, जैसे मध्य प्रदेश में आपको सभी सीटें मिली, गुजरात में 1 सीट छोड़ करके सभी सीटें मिली, दिल्ली में सभी 7 सीटें मिली। तो कई राज्यों में क्लीन स्वीप मिला है। उड़ीसा में राज्य में भी इनकी सरकार मिल गई और लोकसभा चुनाव में बड़ा अच्छा बेहतर प्रदर्शन रहा। अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनी, एनडीए ने आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। तो देखिए, कहीं न कहीं यह कहना कि सरकार के खिलाफ जनादेश है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल। इसके पहले के चुनाव में मोदी जी ने एक लंबी लकीर खींची थी, बड़ी सफलता मिली और देश की जनता ने उनको एक बड़ा जनादेश दिया। क्योंकि इस बार भी जो चुनाव लड़ा गया था वो एनडीए गठबंधन ने मिलकर के लड़ा हुआ था। तो गठबंधन को तो क्लियर मेजॉरिटी मिली है, हालांकि बीजेपी की सीटें थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन उसके पीछे अलग अलग राज्यों की जो क्षेत्रीय राजनीति है वह जिम्मेदार है। अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहें तो यहां पर जो पहला बड़ा मुद्दा रहा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देखिए हमारे देश की राजनीति में जातियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और अलग अलग राजनीतिक दल ऐसे जातीय समीकरण
बनाने की कोशिश करते हैं जिससे वो चुनाव आसानी से जीत पाए। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या हुआ कि यहाँ पर एक तो जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे थे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, कहीं कहीं क्षेत्र में उनके खिलाफ नाराजगी काफी ज्यादा थी। दूसरा महत्वपूर्ण जो पीडीए का नारा दिया गया यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के द्वारा, फिर उसके बाद जातीय जनगणना की बात कही गई, तो कहीं न कहीं से विपक्ष ने पूरे चुनाव को जातीय गठबंधन की तरफ और जातीय राजनीति की तरफ खींचने का पूरा प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका पूरी तरह से काउंटर किया और जो अलग अलग क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे और खासतौर पर जो जाति आधारित राजनीतिक दल थे उनके साथ भाजपा ने भी गठबंधन किया। तो यह कहीं न कहीं से ऐसे सामाजिक समूहों, ऐसे जातियों की लड़ाई थी कि जो दो अलग अलग राजनीतिक दल और गठबंधन जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे कारण थे। बंगाल में इस बार अपेक्षाकृत ममता बनर्जी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। ममता जी ने खासतौर पर वहां मुस्लिम समुदाय को लेकर के, समाज के वंचित समुदाय को साथ लेकर के काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छे विकल्प नहीं थे और अब वहां यह भी साबित हो गया कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है। बिल्कुल। तो इस कारण से देखिए तीन बड़े राज्यों में इनकी सीटें कम आने का यह कारण रहा। लेकिन इसके अलावा बाकी राज्यों में देखें तो वहां प्रदर्शन बहुत ही अद्वितीय रहा और पूरे दक्षिण भारत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने केरल में सीट जीतने में सफलता प्राप्त की है। तमिलनाडु में इनका मत प्रतिशत बढ़ा है और देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात हो या पश्चिमी भारत की, पूर्वी भारत की, हर जगह कहीं न कहीं से बीजेपी को बेहतर सफलता मिली है। तो इसलिए इसको हार के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता की जो परिपक्वता है, हमारे डेमोक्रेसी की जो विशेषता है कि यह सभी को बराबर का अवसर देता है और कहीं से भी किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति को अभिमान न आने पाए और वह लोकतांत्रिक ढांचे से बाहर निकलने की कोशिश करे, उसको भी रोकने का पूरा प्रयास हमारी जनता ने किया है। ये बात सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो जनादेश मतलब आया है, ठीक है, मतलब अमेठी का तो जो रिजल्ट था वो शॉकिंग था, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा का बहुत ज्यादा नाम किसी ने सुना नहीं और जिस तरीके जितने मार्जिन से स्मृति ईरानी हारी, ऐसा लग रहा था लोगों ने ही ठान ली थी। तो सर ये मतलब एक तरीके से यहाँ इस इलेक्शन में ये तो एकदम समझ में आ गया है कि जो एक्चुअल हीरो है वो पब्लिक ही है, वो लोग हैं। अगर आप उनके हिसाब से चलेंगे तो आपको वो बहुत प्यार देंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर तो सर इस पे आपका क्या कहना है कि ये जो जनादेश आया, ये जो इलेक्शन आया है, इससे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज पे? क्योंकि अब की बार 400 पार का भी नारा दिया गया, बहुत सारी चीजें ऐसे बोली गई, लेकिन उसके काफी हद तक मतलब जो यहाँ पे क्लेम किए जा रहे थे उससे एकदम विपरीत रिजल्ट है। तो क्या इंपैक्ट होगा इंडियन देश की पॉलिटिक्स पे इस पे? देखिए, पहली बात जो आपने पहला सवाल पूछा कि देखिए अब सोशल मीडिया का इतना ज्यादा प्रभाव है, बिल्कुल, लोगों में इतनी राजनीतिक चेतना है, हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लोगों में राजनीतिक चेतना बढ़ी है और अब लोग सीधे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो अब किसी एक मुद्दे के आधार पर हम जनता के बीच नहीं जा सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जब राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। तो जैसे अमेठी या रायबरेली ऐसी सीटों पर क्या हुआ कि भावनात्मक मुद्दे ज्यादा प्रभावशाली हुए। बिल्कुल, क्योंकि गांधी परिवार लंबे समय तक वहां से जुड़ा रहा, राजीव जी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अमेठी रायबरेली के लिए काफी कार्य किया। तो जो वहां पुरानी पीढ़ी थी उसने कहीं न कहीं से इसको स्वीकार किया और वो कांग्रेस के साथ थे। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि देश की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखिए हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है भारत में, उसकी विशेषता है कि जब देश आजाद हुआ तो अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चुनौतियां हमारे सामने आई। अलग अलग हमारे देश में इस प्रकार की भौगोलिक विविधता, सामाजिक विविधता, धार्मिक विविधता थी कि ऐसे देश में एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बना पाना और हमारे जो राष्ट्र निर्माण की समस्याएं थी वो बहुत ज्यादा जटिल थी। एक तरफ हमारे देश में ऐसे वंचित समूह थे, जनजाति थे, अनुसूचित जातियां थी, महिलाएं थी। तो जो औपनिवेशिक विरासत, जो कॉलोनियल आधार पर भारत आगे बढ़ा, तो जो चुनौतियां उत्पन्न हुई उनका सबसे बेहतर समाधान लोकतंत्र था। और लोकतंत्र ने बहुत आसानी से कैसे अलग अलग विचारधारा के लोगों को, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को एक मंच पर ला करके और हमारे जो संघर्ष के मुद्दे थे उनको बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से उसका समाधान लोकतंत्र ने दिया। तो यहां देखिए सिद्धांत जी, आज हम जिस स्थिति में हैं
आज भी हमारे देश में इतनी विविधता है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजनीति है, तो यह भी एक बहुत बड़ा संदेश है लोकतंत्र के लिए और हमारे समाज के लिए कि कैसे हम अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर हम समन्वय स्थापित कर सकते हैं। और देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना एक राजनीतिक दल के रूप में देखिए पहले बड़ा आक्रामक व्यवहार हुआ करता था शिवसेना का, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने उसको भी पूरी तरह से जिम्मेदार पार्टी के रूप में बदल दिया। तो कहीं न कहीं से ये जो जनादेश है वो यह दिखाता है कि हमें उन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी पालन करना होगा। और खासतौर पे जब गठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से ज्यादा दबाव होता है राजनीतिक नेतृत्व पर, और एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि कैसे हम अपने संवाद से, कैसे हम अलग अलग राजनीतिक दलों के समन्वय से हम समस्याओं का बेहतर समाधान दे सकते हैं। तो भारत की जो राजनीति है उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि उसमें सभी का प्रतिनिधित्व हो। बहुत बढ़िया सर। तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश दिया इस चुनाव ने कि जो गठबंधन की सरकार बना करके कि हमें सभी के हितों का ध्यान रखना है, समाज के सभी वर्गों का, और उनमें समन्वय स्थापित करके ही हमें राजनीतिक नीतियां बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल सर, मैं अभी आचार्य चाणक्य को ही पढ़ रहा था तो उन्होंने भी यही लिखा था कि राजा का हित प्रजा के ही हित में, अगर आप प्रजा के हिसाब से चलेंगे तभी आप जीतेंगे। सर क्योंकि हम गठबंधन की बात करें, अब थोड़ा सा विपक्ष पे आ जाते हैं। जैसे इंडिया अलायंस बना 2019 में, कांग्रेस को 52 सीटें भी नहीं आ पाई थी, और उससे पिछले वाले चुनाव में 2014 में तो 50 से भी कम, 10% तो आपको चाहिए कम से कम विपक्ष में रहे, बट विपक्षी नहीं रहा था। इस बार सर कांग्रेस 328 सीटों पे लड़ी, वोट परसेंटेज भी उसका 4%, पिछली बार 19 था, इस बार 23 रहा। और अगर उन चीजों को एक्स्ट्रापोलेट किया जाए तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि अगर सारी सीटों पे लड़ी तो कांग्रेस की, क्योंकि 99 सीटें आई हैं, ज्यादा भी आ जाती। तो सर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हुआ है। सर विपक्ष का जो ये परफॉर्मेंस रहा है इंडिया अलायंस का, इसकी सफलता के पीछे सर क्या कारण आपको लगता है? हाँ, देखिए, जो इंडिया अलायंस बना उसमें पहली जो समस्या थी कि इसमें अलग अलग ऐसे राजनीतिक दल जिनकी कार्य योजना बिल्कुल अलग थी, जिनका दर्शन बिल्कुल अलग था, जिनकी राजनीति बिल्कुल अलग प्रकार की थी, और कई राज्यों में बहुत ही विरोधाभासी स्थितियां थी। सही बात है। जहां पर नेतृत्व स्पष्ट नहीं था, विचारधारा स्पष्ट नहीं थी, कार्यक्रम स्पष्ट नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं से सत्ताधारी दल के खिलाफ एक ऐसा गठबंधन बनाने की बात थी। और उसका देखिए परिणाम भी दिखा कि नीतीश कुमार जी पहले अलग हुए, ममता जी ने भी उससे किनारा किया, कई अलग अलग राज्यों में भी कुछ इनके सहयोगी अलग हुए। तो ये जो विरोधाभासी संदेश जनता के बीच गया, उससे कहीं न कहीं इस गठबंधन का नुकसान हुआ। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के 10 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जिस तरीके का विपक्ष का प्रदर्शन होना चाहिए था, उस तरीके का प्रदर्शन नहीं हो पाया। उसके पीछे देखिए जो पहला कारण था वो ये था कि इनके गठबंधन में कई प्रकार का विरोधाभास। नंबर 2, कोई एक नेतृत्व, कोई एक ऐसा चेहरा न हो पाना। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात थी कि इनकी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी। लंबे समय तक जैसे दिल्ली जैसे राज्य में कांग्रेस और अपना दल आम आदमी पार्टी, इन दोनों में लड़ाई होती रही, और यहां पर दोनों ने मिलकर साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह का गठबंधन जनता को पसंद नहीं आया। और अगली जो इनकी पराजय की जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका पहलू था कि इन्होंने नकारात्मक राजनीति पर ज्यादा जोर दिया। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में या जनता के सामने ऐसी विचारधारा, ऐसे कार्यक्रम रखते जिससे जनता अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर इनको रिस्पांस देती। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो एनडीए अलायंस, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो नीतियां थी, उनका जो कार्यक्रम था, उसके सामने ये अपेक्षाकृत उस प्रकार से सफल नहीं हो पाए। हालांकि मनोवैज्ञानिक रूप से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अति महत्वाकांक्षी नारा था आपकी बार 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। तो विपक्ष इसी को अपनी विजय समझ रहा है, या भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई हैं, विपक्ष उसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है। हाँ, तो सर ये टिकेगा इंडिया अलायंस? आपको लगता है कि आगे चलेगा? मतलब इतनी अपोजिट विचारधारा जब है तो क्या लगता है कि ये टूट जाएगा इंडिया अलायंस की बचेगा? आपको क्या लगता है? देखिए सिद्धांत जी, चुनाव हो चुके हैं और ये गठबंधन चुनाव के लिए विशेषता बनाया गया था और एनडीए अलायंस और बीजेपी के खिलाफ बनाया गया था। तो अब मुझे नहीं लगता कि विचारधारा के स्तर पर या ऐसे कार्यक्रमों के स्तर पर ये अलायंस बना रहेगा, क्योंकि देखिए सत्ता की जो राजनीति होती है वह पूरी तरह से लाभ के सिद्धांतों पर और व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत संबंधों पर या राज्यों की जो राजनीति है, राज्यों की जो आवश्यकताएं होते हैं
उस पर आधारित होती है। तो यह भी संभव है कि कुछ जैसे ही अभी, चूंकि एनडीए अलायंस सबसे बड़ा अलायंस है और उसको बहुमत प्राप्त हुआ है, तो जैसे ही अभी निमंत्रण मिलेगा सरकार बनाने का, तो इसकी भी पूरी संभावना है कि कुछ नए राजनीतिक दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें कई क्षेत्रीय दल लंबे समय तक सत्ता से दूर रह करके वो सफल नहीं हो सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब गठबंधन का अस्तित्व बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा और कुछ ऐसे गठबंधन सहयोगी भी हैं जो अब एनडीए के साथ जा सकते हैं। सर, लेकिन मैं अपने सवाल पे वापस आऊंगा कि जैसे कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, आपको लगता है कि उन्होंने कुछ बेटर किया जिसकी वजह से उनकी सीटें बढ़ गई, कुछ पिछली बार से बेटर किया? आपको लगता है कि उनके लीडर्स या बीजेपी की ही कहीं ना कहीं गलती रही कि उनका वोट शेयर उनको गया? जी सिद्धांत जी, देखिए जो कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज, जो सीटें जो बढ़ी हैं वो कुछ विशेष राज्यों में बढ़ी हैं। जैसे राजस्थान में इनको अपेक्षाकृत बेहतर सफलता मिली है, पिछले 2 चुनाव में इनको एक भी सीट नहीं मिल पा रही थी। दूसरा, दक्षिण के राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को, उनके गठबंधन को सफलता मिली है। यूपी में 1 सीट से काफी आगे बढ़े हैं। तो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को सफलता मिली, लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही थी कि लगातार 2 चुनाव में और बड़ी पराजय के बाद कांग्रेस, अनुमान था कि 160-170 सीट तक आएगी, वहां तक नहीं पहुंच पाई। ये तो है। लेकिन इसके पीछे कहीं कहीं राहुल गांधी जी की मेहनत थी कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया 2 बार, और कैसे उन्होंने आम आदमी से संवाद बनाया, गठबंधन बनाने की बेहतर कोशिश किया और लगातार सक्रिय रहे। तो कहीं न कहीं से जो बीजेपी का जो विरोधी मत था, जो कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, इनके कार्यक्रमों से संतुष्ट नहीं था, तो वह पूरी तरह से वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यही कारण रहा कि कांग्रेस की सीटें बढ़ती हुई दिखी, लेकिन वैसी अपेक्षाकृत सफलता कांग्रेस को नहीं मिली। बिल्कुल सर, और एक मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि हम गठबंधन की बात कर रहे हैं और अभी आपने बहुत सही बात बोली थी इंडिया अलायंस को लेके, बट अगर हम जैसे एनडीए को देखें तो उसमें जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनकी जो टीडीपी है, काफी हद तक बीजेपी उन पे बेस्ड है। अब सर, आपको भी पता है कि नीतीश कुमार का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो कभी इधर जाते हैं, फिर वापस आए, फिर गए, मतलब अभी तक वो इंडिया अलायंस में थे, फिर वो तोड़ के यहाँ पे आ गए। तो क्या ऐसा नहीं है कि कहीं आगे चल के एनडीए अलायंस ही ना टूट जाए और सरकार ना गिर जाए? क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? सिद्धांत जी, देखिए मोदी जी की जो कार्यशैली है, पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति में मोदी जी ने जिस प्रकार की कार्यशैली प्रस्तुत किया है, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि नेशन फर्स्ट जैसे मुद्दे पर, खासतौर पर जो ऐसे आर्थिक मुद्दे हैं, मोदी जी का भी इस पे लगातार जोर है कि कैसे भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे जन कल्याण के मुद्दे, समाज का जो सबसे निचला तबका है, कैसे उसको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है, ऐसे मुद्दों पर कभी भी कोई राजनीतिक दल इनका विरोध कर पाने की स्थिति में नहीं होगा। तो मुझे लगता है ऐसा एजेंडा जो सभी के कल्याण का होगा और खासतौर पे क्षेत्रीय राजनीति को, क्षेत्रीय जो राजनीतिक छत्रप हैं और उनके राज्यों की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करने वाला होगा। तो ऐसे एजेंडे पर निश्चित रूप से सभी सहयोगी जुड़े रहेंगे और मोदी जी का जो संवाद का कौशल है, जो अलग अलग दलों से समन्वय का कौशल है, वह निश्चित रूप से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि एक समस्या यह आ सकती है कि हो सकता है उतने कड़े निर्णय अब ले पाना संभव न हो, खासतौर पे हमारी आंतरिक राजनीति के संदर्भ में कुछ जो महत्वपूर्ण, अभी मोदी जी ने अगले 100 दिन का जो ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत की थी, हो सकता है इतने कठिन निर्णय ले पाना संभव न हो, लेकिन नेशन फर्स्ट और ऐसे जन कल्याणकारी मुद्दों पर, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बेहतर हो, हमारी घरेलू नीतियां बेहतर हो, तो मुझे लगता है इस बार मोदी जी आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे और इसमें इन्हें हर दल का समर्थन बेहतर रूप से मिलेगा। तो क्या सर रणनीति रहेगी? मतलब अब इलेक्शन हो गया और मैं एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट मुझे भी यही लगता है कि सरकार तो चाहे जो भी हो जाए, बट अभी तो लंबा वक्त है, एनडीए चलेगी ही चलेगी, बट अब वैसी स्थितियां नहीं है जैसे पहले थी, क्योंकि बीजेपी ने अपने दम पे सरकार बनाई थी। अब वो 240 के करीब है, स्थिति थोड़ी सी तो डाइसी है। तो अब इनकी कैसे, क्या रहेगा इनका प्लान कि किस तरीके से आगे काम हुआ जाए, कौन कौन से मुद्दों को टच किया जाएगा, कैसे भारत को आगे ले जाएंगे कि सबको साथ में ले चले? हाँ सिद्धांत जी, देखिए जो कुछ ऐसे विवादास्पद मुद्दे थे जिस पर भाजपा गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में शामिल कुछ दलों को भी आपत्ति थी, तो हो सकता है ऐसे मुद्दों पर कुछ अलग तरीका अपनाया जाए ऐसे मुद्दों को सॉल्व करने का,
लेकिन जो ऐसे मुद्दे हैं, खासतौर पे मोदी जी बार बार जो कह रहे हैं कि हमारी नजर में 4 सबसे बड़ी जातियां हैं, महिलाएं, विद्यार्थी, खासतौर पे युवा हमारे, नंबर 3 किसान और नंबर 4 गरीब। इन चारों वर्गों को फोकस में रख करके कैसे इनके कल्याण की नीतियां प्रारंभ की जाएं और खासतौर पे ऐसा सर्वसमावेशी समाज बनाया जाए जिसमें हम इन चारों समूहों की उत्पादकता को ज्यादा बेहतर कर सकें। तो निश्चित रूप से इनका फोकस इसी विषय पर होगा और ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी कि खासतौर पे समाज के निम्नतम तबके की उत्पादकता बढ़ाने का और उनके लिए ऐसे रोजगार के अवसर बढ़ाने का कि कैसे देश में अब नए आर्थिक अवसर सामने आ सकते हैं और कैसे आर्थिक समृद्धि आ सकती है। तो ऐसे मुद्दों को निश्चित रूप से यह सरकार आगे बढ़ाना चाहेगी। बिल्कुल सर, कास्ट सेंसस को लेकर आपका क्या ख्याल? मतलब ये मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठाया गया, कास्ट सेंसस, सोशल इक्वालिटी। पर्सनली मेरी माने तो मैं बहुत ज्यादा कास्ट सेंसस के फेवर में नहीं हूं। मुझे लगता है कि वो और डिवीजन क्रिएट करेगा। आपका क्या मानना है? स्पेशली नीतीश कुमार इसको बहुत उठाते हैं और क्योंकि अब नीतीश कुमार हैं बीजेपी के साथ, तो क्या लगता है कि इस पे क्या आगे होगा और आपको क्या इसका मानना है कास्ट सेंसस पे? देखिए, हमारे देश में अंग्रेजों ने जो जाति जनगणना की शुरुआत किया, उसके पीछे उद्देश्य था कि ऐसी जातियों को पहली बात उनको आइडेंटिफाई करना और उनके कल्याण के लिए कुछ ऐसे कदम उठाना। लेकिन 1931 के बाद जब अंग्रेजों को भी यह महसूस होने लगा कि इसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं और देखिए अंग्रेजों की यहाँ जो विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग थी। कैसे भारत को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है जाति आधार पर, धर्म के आधार पर। उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत किया। फिर उसके बाद उन्होंने जातियों बांट करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, ऐसी अवधारणाएं प्रस्तुत किया। तो कहीं न कहीं उसका उद्देश्य जो था एक राष्ट्र के रूप में भारत को जोड़ने से रोकना और राष्ट्रीय आंदोलन को भी पीछे करना था। देखिए 1909 में सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का जो अधिनियम था उसके द्वारा भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। फिर 1919 के एक्ट में इसका विस्तार करके सिखों और अन्य समूहों को भी ऐसा पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। और उसका देखिए परिणाम क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जैसे दल आए, पाकिस्तान बन गया और अलग ही देश का विभाजन हो गया। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे जो प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे, उनका भी जो विजन था कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां पर जन महत्वपूर्ण होगा, व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा, समाज का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा। तो हमने जो लोकतंत्र बनाया उसमें जाति की भूमिका को समाप्त कर दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहना था कि जाति और लोकतंत्र दोनों विरोधाभासी हैं, क्योंकि जाति असमानता के मूल्यों पर आधारित है और लोकतंत्र समानता के मूल्यों पर आधारित है। तो कहीं न कहीं यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा ये जाति के अस्तित्व को समाप्त कर देंगी। तो देखिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी जो सपना देखा था, हमारे देश में क्रांतिकारियों ने जितना महान बलिदान दिया और उनकी भी जो एक अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति उनकी जो समझ थी, तो सभी लोग ये मानते थे कि जाति व्यवस्था को समाप्त करके ही हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। और देखिए आजादी के बाद हमारे संविधान ने कैसे जाति पर आधारित सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी उसको समाप्त कर दिया और सभी अपने नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया। तो सिद्धांत जी देखिए निश्चित रूप से इस लोकतंत्र में फोकस हमारा लोक पर होना चाहिए, जन पर होना चाहिए। क्योंकि देखिए भारत में जो जाति की अवधारणा है सिद्धांत जी, वह भी बिल्कुल निश्चित नहीं है। जब जातियां बनी तो क्षेत्रीय आधार पर बनी और उनके एक विशिष्ट प्रकार के उनके अलग अलग प्रोफेशन होते थे, अलग अलग उनका पेशा होता था, उनका व्यवसाय अलग होता था और इसी आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियां बनी। लेकिन आज आप देखिए कि जातियों के राष्ट्रीय संगठन बनने लगे, अखिल भारतीय सभाएं बनने लगी हैं। आज जाति सामाजिक तौर पे कमजोर हो चुकी है, अंतरजातीय विवाह प्रारंभ हो गए हैं, छुआछूत भी काफी कम हो गया। हालांकि भी ग्रामीण भारत में अस्पृश्यता एक चिंता का विषय है। जाति आधारित आज व्यवसाय समाप्त हो गए और हर नागरिक को ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिली हैं और एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए हमें बेहतर प्लेटफॉर्म मिले हैं। तो जाति आज सामाजिक और आर्थिक रूप से तो अप्रासंगिक हो गई, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत चिंताजनक है कि राजनीति में जाति की भूमिका बढ़ने लगी। क्योंकि यहां अलग अलग जातियों ने इसको अपने लिए एक नए अवसर के रूप में देखा, जहां पर वो सभी संगठित होकर के और बेहतर राजनीतिक
सौदेबाजी कर सकती हैं और बेहतर राजनीतिक लाभ प्राप्त कर सकती हैं। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जाति अभी तक जो एक क्षेत्रीय व्यवस्था थी, अब वह अखिल भारतीय व्यवस्था बनने लगी। तो कई स्थानों पर सिद्धांत जी जाति आज वर्ग में बदल गई है। अलग अलग प्रकार की जो जातियां थी वो आपस में संगठित होकर अपने अखिल भारतीय संगठन बनाने लगी हैं। ठीक ना? तो कहीं न कहीं राजनीतिक व्यवस्था में जाति का प्रभावशाली होना हमारे समाज के लिए भी बेहतर नहीं है और हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी बेहतर नहीं है। इसलिए पूरा जो फोकस है वह ऐसे जरूरतमंद लोगों पर हो, समाज के कमजोर वर्गों पर हो, उनकी उत्पादकता बढ़ाई जाए और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया आपने कास्ट सेंसस के बारे में बताया। सर अब इलेक्शंस खत्म हो गए लोकसभा, बट अभी विधानसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। हरियाणा में स्पेशली और महाराष्ट्र में, ये दो राज्यों में, जैसे अभी हमने लोकसभा में भी देखा पिछली बार 10 की 10 सीटें हरियाणा की बीजेपी को गई, इस बार ऐसा नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस इलेक्शन का प्रभाव मतलब आने वाले विधानसभा इलेक्शन पे पड़ेगा, और हरियाणा और महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? देखिए, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने और उनके अलायंस ने पिछले चुनावों में सफलता प्राप्त किया, लेकिन शिवसेना के टूट जाने के कारण, इनसे अलग हो जाने के कारण बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कि उसने एक अलग अपना गठबंधन वहां पर महाराष्ट्र में बनाया। लेकिन फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी दोनों राजनीतिक दलों को तोड़ करके और उनके साथ अलग से गठबंधन किया। लेकिन अभी लोकसभा का जो चुनाव परिणाम दिख रहा सिद्धांत जी, तो उससे यह साबित हो रहा है कि दोनों पार्टियां, अजित पवार की पार्टी भी और इधर एकनाथ शिंदे जी की पार्टी, ये अपने आप को असली शिवसेना या एनसीपी साबित नहीं कर पाई इस चुनाव में। बिल्कुल, यानी अपेक्षित रूप से उन्हें वैसा जन समर्थन नहीं मिला। तो अब अगले जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से नए समीकरण बनते हैं और क्या लोकसभा वाला ट्रेंड जारी रहता है या विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधन कुछ नए प्रकार का प्रयास करते हैं और कुछ अलग प्रकार का परिणाम सामने आता है। तो यह भी देखना शेष है कि किस प्रकार से बदलाव आएंगे। हरियाणा की राजनीति में देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां सत्ता में आई और लगातार 2 बार वहां पर आपने देखा बड़े चमत्कारिक तरीके से वहां की जो लंबे समय से वहां की जो जाट राजनीति थी उसको पीछे छोड़ करके और गैर जाट मुख्यमंत्री लगातार 2 बार खट्टर जी बने। लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां निश्चित रूप से भाजपा के प्रतिकूल हुई हैं, खासतौर पे किसान आंदोलन को लेकर के जो बड़ा मुद्दा रहा, कुछ क्षेत्रीय राजनीति के मुद्दे रहे हैं, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता तो हरियाणा चुनाव में नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला है, तो लोकसभा में चूंकि सफलता नहीं मिली तो निश्चित रूप से अभी इनके पास थोड़ा समय है अपनी नीतियों को बदलने का और समीक्षा करने का और ज्यादा बेहतर करने का। तो अभी यहां हरियाणा में भी देखना यह काफी दिलचस्प होगा कि किस प्रकार के अभी गठबंधन बनते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने पुराने सहयोगियों के साथ वापस जाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? तो ये जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो गठबंधन कैसे बनते हैं और किस प्रकार के कार्यक्रम एक गठबंधन घोषित करते हैं, उस पर काफी हद तक निर्भर करेगा। सर बिल्कुल आपने सही बोला। और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को छुएंगे, आखिरी सेगमेंट होगा। हमने सब पे बात कर ली, लगभग सब कुछ कवर कर लिया, बट उत्तर प्रदेश यूपी को अब हम थोड़ा कवर करेंगे। सर सबसे पहले तो अयोध्या, मतलब ये तो एकदम शॉकिंग रहा कि फैजाबाद में, हालांकि मेरा आपसे सुबह डिस्कशन हुआ था, आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट्स दिए थे, बट अयोध्या में हार गई बीजेपी राम मंदिर के बावजूद, जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो पहले तो सर आप, ये मेरा पहला सवाल यूपी को लेकर रहेगा कि क्या हुआ वहां पे? देखिए सिद्धांत जी, अयोध्या का जो आंदोलन था वह बेसिकली एक सामाजिक आंदोलन था। पूरे देश में जो हिंदू समाज की चिंता थी कि उनके जो आराध्य हैं उनका मंदिर आज किस स्थिति में है और कैसे उसे हम बेहतर बना सकते हैं। तो चूंकि सामाजिक आंदोलन था, उससे पहले ऐसे धार्मिक वर्ग के लोग जुड़े, फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी भी उस आंदोलन से जुड़ी और अंत में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में इस व्यवस्था का बेहतर समाधान हुआ। भव्य राम मंदिर बना, जनता के चंदे से बना और पूरे देश दुनिया ने देखा कि आज उसका क्या प्रभाव है, किस प्रकार से वहां आज दर्शनार्थी आ रहे हैं और कैसे हमारा समाज, हमारा राष्ट्र भगवान राम से प्रेरणा ले रहा है।
लेकिन सिद्धांत जी देखिए, भगवान राम का भी जो उनके राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है या भगवान राम का जो दर्शन है वह है सर्व समावेशी और सभी के कल्याण का। तो देखिए भगवान राम तो सभी के हैं, इसको हम राजनीतिक कसौटी पर नहीं देख सकते कि किसी दल के हैं या एक दल को अगर वहां से विजय नहीं मिली तो इसको नकारात्मक रूप से देखा जाए। मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ सकारात्मक देखने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान राम का भी जो संदेश है कि राजनीति सेवा का बेहतर अवसर है, तो उसने ऐसे दलों को आईना भी दिखाया है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का, सत्ता सुख भोगने का माध्यम नहीं है, यह तो जन सेवा का माध्यम है। भगवान राम ने स्वयं 14 वर्ष का वनवास जब उन्हें मिला तो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के कैसे उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, समाज के निम्नतम तबके के साथ कैसे उन्होंने संबंध स्थापित किया, कैसे उन्होंने उनके साथ बेहतर संवाद किया और ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की अलग अलग क्षेत्रों में कि आज हम पूरे देश में, दुनिया में हम भगवान राम को आदर्श मानते हैं। तो ये कहीं न कहीं से सीखने की आवश्यकता है कि हम उसे केवल राजनीतिक लाभ लेने के बारे में नहीं सोच सकते, बल्कि उनके आदर्शों पर चल करके। तो यह कहीं न कहीं से आईना है कई राजनीतिक दलों के लिए कि केवल सत्ता सुख के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि आप जन कल्याण को ध्यान में रख करके और कैसे आम आदमी से संवाद करेंगे। तो देखिए, इसमें मुझे लगता है कि खासतौर पर जो अयोध्या मंडल की सीटों पर जो पराजय हुई है उसमें कहीं न कहीं ऐसे अभिमानी इनके जो नेता थे, जनप्रतिनिधि थे, उनके अभिमान की हार हुई है। यह पार्टी की हार या राम मंदिर आंदोलन की हार नहीं है। बिल्कुल। यूपी में सर दूसरा सवाल ये रहेगा कि यूपी में तो मतलब एक तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट 80 सीट यहाँ पे ही है, तो फोकस सबसे ज्यादा यहीं पे ही रहता है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी दिए हैं, जो नरेंद्र मोदी है वो भी वाराणसी से लड़ रहे, राहुल गांधी रायबरेली अमेठी। तो सर इस बार मतलब जैसे पिछली बार तो 62 सीटें आई, इस बार तो बीजेपी शायद 35 पे सिमट गई है, सपा को 37, कांग्रेस को 6, मतलब आधी सीटें जो हैं वो सपा कांग्रेस लेगी। तो ये कैसे हुआ? मतलब यूपी में, पूरे यूपी में जिसको जो हिंदी हार्टलैंड का सबसे मेन सेंटर है और एक तरीके से अभी पिछले 10 साल से तो बीजेपी का गढ़ है ये, तो वहां पे कैसे सेंध लग गई? क्या यहाँ पे गलत हुआ? देखिए सिद्धांत जी, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया, उनके साथ चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें जैसे इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आपने दिल्ली में देखा कि वह चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पाया। उसी प्रकार पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन रहा कि वह निश्चित रूप से ग्राउंड पर सफल नहीं हो पाया। बहुजन समाज पार्टी का फायदा हुआ, लेकिन उसके वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो पाए। इस बार अखिलेश यादव जी ने बहुत कुशलता से उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रख करके जिस प्रकार से टिकट दिए, अलग अलग क्षेत्रों की अपनी जो राजनीति उन्होंने बेहतर किया और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फायदा यह हुआ कि ऐसा वर्ग जो कांग्रेस के प्रति आकर्षित था वह बहुत आसानी से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया और दोनों को जैसी उनको सफलता अपेक्षित थी उसे बेहतर सफलता उत्तर प्रदेश में मिली। तो देखिए, इसके पीछे जो पहला कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने के कारण पूरा मुस्लिम वोटर इस बार बहुत साइलेंटली वोट कर रहा है समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस चुनाव में पहली बार ऐसा महत्वपूर्ण हुआ है कि सांप्रदायिक मुद्दे बिल्कुल भी आगे नहीं आ पाए। सही बात। कई स्थानों पर मुस्लिम समुदाय ने बहुत अच्छी वोटिंग किया, लेकिन उसका प्रभाव देखने में नहीं आया कि रिएक्शन हुआ और हिंदू समाज भी वोट के लिए निकल गया। तो बहुत साइलेंटली और बहुत समझदारी से इस बार मुस्लिम समाज ने वोट किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जितने भाजपा विरोधी वोट थे वो बंटने के बजाय पूरी तरह से गठबंधन को चले गए। सही बात। तीसरी महत्वपूर्ण चीज यहां पर है कि जो यहां पर संविधान बचाओ का नारा दिया गया और एक ऐसा भय का माहौल बनाने की भी कोशिश की गई, खासतौर पे दलित और पिछड़े समाज में, कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर सकती है। 400 सीट जो लाने का इनका दावा है और इनके कई नेताओं के जो बड़बोलापन इनका था कि हम संविधान बदल सकते हैं, उससे कहीं न कहीं से एक ऐसा समाज को संदेश गया कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो सकती है। तो ऐसा मनोवैज्ञानिक रूप से एक वर्ग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ जुड़ा। लेकिन युवाओं में कई मुद्दों पर नाराजगी रही, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो या सही समय पर परीक्षाओं का रिजल्ट न आना, रोजगार का मुद्दा, इसके कारण युवा भी नाराज रहा। अगली महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार 10 वर्षों से यहां चुनाव जीत रही थी, केंद्र और राज्य में उसकी सरकार थी, तो जो एंटी इनकम्बेंसी थी
उसका प्रभाव देखने में आया कि इनका वोटर इस बार चुनाव के लिए नहीं निकला। चुनाव पहले हम लोग भी यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि जो पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है, किसका वोटर है जो नहीं निकल रहा है। तो अब समझ में आ रहा है कि इनका वोटर उस तरीके से बाहर नहीं निकला और इनके कार्यकर्ताओं में भी उस प्रकार का उत्साह नहीं दिखा। तो ये सभी कारण महत्वपूर्ण रहे कि भाजपा को यहां पर अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब एक एक जो भी रेलेवेंट पॉइंट्स थे वो सर आपने बताया, और सच में यही चीजें हुई हैं जब हम लोग भी एनालिसिस कर रहे थे। सर अगला सवाल मेरा ये रहेगा, भाई आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात की, अब सर अगले 2 साल में यूपी में चुनाव है 2027 में, तो योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी 2 बार से वो सीएम है। क्या लगता है आपको कि क्या होगा यूपी में? जिस तरीके से अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा? क्या योगी आदित्यनाथ, मतलब आपको व्हाट यू थिंक कि क्या होना चाहिए, मतलब क्या होगा? जी देखिए, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं सिद्धांत जी। पहली जो महत्वपूर्ण बात है कि लोकसभा चूंकि 80 सीटें होती हैं और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो विधानसभा चुनाव में कई बार मुद्दे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, क्योंकि अपेक्षाकृत क्या होता है कि कम मतदाता होते हैं अलग अलग सीट पर, तो स्थानीय उम्मीदवार की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और उस समय तक कौन सा ऐसा मुद्दा प्रभावी होगा, खासतौर पे आज से अभी करीब 2.5 साल का समय बचा हुआ है, तो उस समय कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण होगा यह अभी देखना बाकी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ राजनीतिक दल लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता उन्हें नहीं मिलती है। तो अब यह देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव जी और कांग्रेस का गठबंधन अपने वोटरों को इसी तरह से अपने साथ बनाए रख सकते हैं। अभी चूंकि 2.5 साल का समय है, योगी आदित्यनाथ जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास अभी चूंकि पर्याप्त समय है कि अपनी नीतियों को फिर से डिफाइन करने के लिए, फिर से उसे समझने के लिए, अपनी कमजोरियों पर फोकस करने के लिए और जिस प्रकार की जनता की मांग है उसके अनुरूप नीतियां बनाने के लिए। तो अगर ऐसा कर पाने में सफल होते हैं तो परिणाम हमें कुछ अलग देखने को मिल सकता है। और अगर अखिलेश जी और राहुल जी अपने गठबंधन को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या हो सकती है। थैंक यू सो मच सर। और मुझे लगता है जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, शायद कुछ बचा नहीं है, मतलब एक एक सवाल के जवाब मिल गए हैं आपको इलेक्शन से रिलेटेड। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वी कवर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अभी यूपी में 2.5 साल में चुनाव है, तो यहाँ पे सब अपना होमवर्क करके बैठे, क्योंकि इस बार जिस तरीके से इलेक्शन का रिजल्ट आया है कुछ भी हो सकता है। तो ये था, हमने सर से ज्ञान लिया और सर आपसे मुखातिब होते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सबको बताओ कि इस इलेक्शन में क्या हुआ। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।